बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का कड़वा सच। वेलकम बैक टू फादर रिएक्शन। जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे कि आपकी लेटेस्ट एग्जांपल श्रीलंका देखा जाए, इसके बाद पाकिस्तान की कंडीशन देखा जाए। सो उसके बाद अभी हमारे पास एक न्यूज आई है कि बांग्लादेश की भी वैसी सेम कंडीशन होती जा रही है। अब इस क्राइसिस की क्या वजह है, हम इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो है। बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का कड़वा सच। Steep increase in fuel price in Bangladesh saw protests erupting across the country this Sunday. श्रीलंका पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है। पाकिस्तान अपने लोगों को चाय पीने नहीं दे रहा क्योंकि उनके पास चाय इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। और अब बांग्लादेश भी IMF का दरवाजा खटखटा रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आने वाला है और भारत को इससे क्या लेसन सीखने चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसीलिए यह सारे चैप्टर्स, बट सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, बांग्लादेश हमारा नेबर है और हमें वहां की सिचुएशन समझने की जरूरत है। इस वीडियो में हम कहीं भी उनके बुरे हाल के लिए खुशी नहीं जता रहे, लेकिन कुछ पॉइंट्स समझने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बांग्लादेश से हैं तो लेट मी मेक इट क्लियर, दिस वीडियो इज नॉट टू इंसल्ट यू और योर कंट्री, इट इज टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड लर्न। चैप्टर 1, बांग्लादेश का आज का हाल। ये है बांग्लादेश, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक। सिर्फ 6 महीने पहले की बात है, पूरी दुनिया बांग्लादेश की तारीफ कर रही थी। वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को एक मॉडल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन कहा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2041 तक बांग्लादेश एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। एंड यू नो व्हाट, आई एग्री। हर आर्टिकल, हर ग्राफ, हर न्यूज पोर्टल यही कह रहा था कि बांग्लादेश का मस्त चल रहा है और बांग्लादेश सच में बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। तो अब क्यों पेट्रोल के प्राइसेस कुछ ही दिनों में 50% बढ़ गए हैं? क्यों आम लोग ये कह रहे हैं कि भीख मांगने की पारी आ रही है? जस्ट एक साल पहले की बात है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत के पर कैपिटा इनकम से $280 ज्यादा था। आसान भाषा में कहा जाए तो बांग्लादेश का एक आम इंसान भारत के एक आम इंसान से 22,000 रुपए ज्यादा कमा रहा था। जहाँ भारत का जीडीपी ग्रोथ हर साल थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा था, बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 2019 तक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। इवन 2020 में जहाँ भारत की इकोनॉमी 8% से कम हुई, वहाँ बांग्लादेश की इकोनॉमी 3.4% से बढ़ी। सिग्नल्स तो सारे पॉजिटिव हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आज बांग्लादेश ने IMF से $4.5 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज मांगा है। उनके ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रिकॉशन के तौर पर हम लोन ले रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि अगर प्रॉब्लम ना होता तो अचानक से फ्यूल प्राइसेस 50% ना बढ़ते, लोग सड़कों पर ना आते। ये IMF का लोन एक लौता लोन नहीं है, ये एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। जून 2020 में जिस 2 साल पहले बांग्लादेश ने $1.7 बिलियन का पैंडेमिक लोन अलग अलग एजेंसी से लिया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 61 मिलियन वैक्सीन डोजेस फ्री में अमेरिका से लिए, यानी वैक्सीन के लिए बांग्लादेश पैसे नहीं दे सकता था। उसी प्रोग्राम को रन करने के लिए $1.4 बिलियन वर्ल्ड बैंक से उठाए। IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका कोई चैरिटी नहीं चलाते, इस लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कभी ना कभी पे करना पड़ेगा। इतनी सारी मदद मिलने के बाद आज 2022 में बांग्लादेश एक सही ट्रैक पर होना चाहिए था, फिर से बैक टू नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्रॉब्लम जितना छोटा दिखता है उतना छोटा था नहीं। चैप्टर नंबर 2, लाइज, डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। कहते हैं देयर आर लाइज, डैम लाइज एंड देन देयर आर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि कोई भी डेटा, कोई भी सर्वे हमें एक देश का पूरा पिक्चर नहीं दिखाता, सिर्फ एक अनुमान दिखाता है, एक एस्टिमेशन। स्टैटिस्टिक्स कोई भविष्यवाणी नहीं होता जो एक गारंटी दे दे कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ। 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए। इसमें पद्मा ब्रिज, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ढाका सिटी मेट्रो, ऐसे कई एम्बिशियस और कॉस्टली प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अच्छी बात है, प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं, यानी प्लान तो अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन। पद्मा ब्रिज जिसकी कॉस्ट $1.16 बिलियन होने वाली थी, वो बनते बनते कॉस्ट डबल से भी ज्यादा 3.6 बिलियन हो गई। ये सेम पैटर्न मेट्रो रेल, अंडर वाटर कर्णफुली टनल में भी दिखता है। करप्शन की वजह से, डिलेज की वजह से कॉस्ट बढ़ते ही चले गए और इसका बिल लोगों को पे करना पड़ा। प्लस कई बड़े बड़े स्कैम्स सामने आए। 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक लोग स्कैम करके बैंक से लोन लेकर भाग गए। इन टोटल सेंट्रल बैंक ने $11 बिलियन के बैड लोन्स रिपोर्ट किए। IMF मानता है कि ये नंबर झूठ है, उनका सेंट्रल बैंक ही झूठ बोल रहा है। एक्चुअल नंबर इस आंकड़े के डबल से भी ज्यादा है। चैप्टर 3,
बिजली का बिल कौन भरेगा? किसी भी देश को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रीज लगेंगी। अगर इंडस्ट्रीज चाहिए तो चीप और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में बांग्लादेश ने काफी सक्सेस पाई है। मार्च 2022 में सरकार ने डिक्लेयर किया कि पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो सस्ते में इंडस्ट्रीज तक पहुंच रही थी, बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ावा दे रही थी, वो कैसे बन रही थी? नेचुरल गैस से। अब शुरू हुआ प्रॉब्लम। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से नेचुरल गैस का पूरी दुनिया में शॉर्टेज होने लगा, और बांग्लादेश जो आज भी अपनी 63% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से बना रहा है, उसे इसका बहुत बड़ा फटका पड़ा। 2010 से लेकर 2011 तक पावर सेक्टर को बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिले ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को चीप इलेक्ट्रिसिटी मिले। इन 11 सालों में पावर कंपनीज पर सरकार ने $7.1 बिलियन खर्च किए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना महंगा होता है, तो बांग्लादेश ने एक बैंड एड की तरह टेम्पररी और क्विक सॉल्यूशंस ढूंढना स्टार्ट किया, जैसे QRPPs, क्विक रेंटल पावर प्लांट्स, जहां प्राइवेट कंपनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देकर देश की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ाती है। कोविड की वजह से अचानक से डिमांड कम हो गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा लिखा गया था कि सिर्फ ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए भी उन कंपनीज को पेमेंट करना ही होगा। ऐसी कंपनीज में एक इंडियन कंपनी का भी नाम शामिल है, अडानी। अडानी को 25 साल के लिए बांग्लादेश इन टोटल $11 बिलियन पे करने वाला है, सिर्फ उनकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, फिर चाहे बांग्लादेश उसे यूज करे या ना करे। बांग्लादेश की ट्रिमेंडस प्रोग्रेस ऐसे काफी रिस्की डिसीजंस की बेसिस पर थी, जो अगर कोविड ना होता, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ना होता, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोविड और रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया है। चैप्टर 4, जब स्ट्रेंथ ही वीकनेस बन जाता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और इस एक्सपोर्ट फोकस ने उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। 30.4% ऑफ द वुमेन इन बांग्लादेश पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स, जिसका मतलब ये है कि ये औरतें एक्चुअली इकोनॉमी को आगे लेके जाती हैं। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ बांग्लादेश दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम। और वो इंडस्ट्री जिसने इन महिलाओं को रोजगार दिया, वो है टेक्सटाइल्स। बांग्लादेश आज एक टेक्सटाइल पावर हाउस है। उनके एक्सपोर्ट का 80% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। मेजॉरिटी ऑफ दिस इज सोल्ड टू फैशन हाउसेस इन यूरोप। लेकिन कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप में रिसेशन के लक्षण दिख रहे हैं। रिसेशन का मतलब यह है कि लोग खर्चे कम करेंगे, स्पेशली फॉर थिंग्स लाइक क्लोथ। यूरोप के क्लोथिंग ब्रांड्स एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए नया इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली ऑर्डर करते रहते हैं, और अनसोल्ड इन्वेंट्री पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। फास्ट फैशन का ये अगली चेहरा हम एक और वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन इस साइकिल की वजह से बांग्लादेश के लिए टेक्सटाइल ऑर्डर्स ऑलमोस्ट गारंटीड ही थे। उनके लिए 15% ग्रोथ रेट भी स्लो ग्रोथ रेट था। नेचुरल गैस के बढ़ते दामों की वजह से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में पावर कट्स होना शुरू हुआ और ऑर्डर्स डिले होने लगे। इस टेक्सटाइल्स के परफेक्ट स्टॉर्म में एक और ट्विस्ट है। बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और LDC के कैटेगरी में आता है, और WTO के रूल्स के अनुसार डेवलप्ड देशों को LDCs को स्पेशल बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। दीज आर कॉल्ड जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस और GSP। इस स्कीम के अंतर्गत बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगती। कन्वर्सली भारत के टेक्सटाइल्स पर 6.5% की ड्यूटी लगती है। बांग्लादेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश इस LDC के कैटेगरी से ग्रेजुएट होने वाला है, यानी बांग्लादेश को मिलने वाले ये बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी और आपको पता चल गया कि बांग्लादेश की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छे होने के बावजूद इतनी लो क्यों जा रही थी। यहाँ पे हम लोग एक बात करें कि बांग्लादेश दुनिया में वो कंट्री था जो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला था कम टाइम के अंदर। बांग्लादेश वो कंट्री है जो पाकिस्तान से आजाद हुआ, और पाकिस्तान की कंडीशन उससे भी बदतर है। कोरोना की कंडीशन में पाकिस्तान इतना बिखर गया, इतनी जगहों पे मसले मसाइलात हुए, फिर उसके बाद पाकिस्तान ऊपर की तरफ आने वाला। बट गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से और भी हालात खराब हुए। जहाँ पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, वो वहाँ पे 250 रुपए तक चला गया, मतलब 100 रुपए पर बढ़ा गया। इसके अलावा और भी चीज़ों की प्राइसेस जो इंक्रीज से इंक्रीज होती जा रही थी, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा हालात खराब हुए। वहीं पे हम लोग यही सोच रहे थे कि बांग्लादेश काफी अच्छा स्टेबल कंट्री है, और बट यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसके बाद पाकिस्तान की कंडीशन खराब होती गई, और उसके साथ बांग्लादेश की भी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बांग्लादेश की भी है। जो चीजें सस्ती मिल रही थी वो महंगी से महंगी होती जा रही थी, डबल से ट्रिपल प्राइसेस पे गई, और डबल से ट्रिपल प्राइसेस होने की वजह से हर चीज महंगी हुई, जिससे कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ा और लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। लोग गरीब हैं और उनको उतनी सैलरीज और उतनी पैसे नहीं मिल पाती जितने की वो चीजें मिल रही है। इसकी वजह से कंट्री के अंदर मसले मसाइलात पैदा हुए, और उसके साथ पेट्रोल की भी प्राइसेस इंक्रीज होते गए, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर 52% ऊपर गए, वैसे सेम पाकिस्तान के अंदर हुआ। तो ये सारी डिटेल्स थी आप लोगों ने देखी, और आपको पता चल गया कि किन की वजूहात की वजह से बांग्लादेश इतना ऊपर से नीचे गिरा, और इस नीचे गिरने की वजह क्या थी, और ये वापसी कैसे ऊपर जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग।